नमस्कार साथियों। सक्सेस की 92 पर मैं गणेश कुमार आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग जो कुछ भी पढ़ने वाले हैं इसका संबंध भारत के अधिकतर उन सभी एग्जामों से हैं जो वन डे होता है। जैसे प्रधान शिक्षक की जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए, या दक्षता की जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए, और साथ साथ जो साथी सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं या दरोगा की तैयारी करते हैं, तो उन सभी एग्जामों के पॉइंट ऑफ व्यू से आज का जो हमारा टॉपिक है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। और खास करके आज जो टॉपिक है वो मैंने उन साथियों को ध्यान में रख के बनाया है जो वर्तमान में बिहार में खास करके दक्षता की परीक्षा देने वाले हैं, और उनके पास अभी वर्तमान की जो स्थिति है उसको करो या मरो की स्थिति कहा जा सकता है। क्योंकि दक्षता परीक्षा में जो लोग फेल हो जाएंगे उनको क्या करनी पड़ेगी, अपने नौकरी से हाथ धोनी पड़ सकती है। तो ऐसी सिचुएशन ना आए, इसके लिए हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। हमारी टीम लगातार काम कर रही है कि कैसे इन लोगों को नौकरी वर्तमान में बरकरार रखा जाए, फेल होने से बचाया जाए। ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है, इस टॉपिक से इससे पहले जो दक्षता के लिए एग्जाम लिए गए हैं, चाहे 2009 में हो, 2013 में हो या 16 में हो, उसमें से काफी प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि हमारा आज का टॉपिक क्या है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सरकार, और सरकार को बिहार विशेष के अंतर्गत सरकार को देखेंगे तुलनात्मक ढंग से। इस प्रकार से आज हम सरकार को पढ़ने वाले हैं जिसके अंतर्गत केंद्र सरकार की भी कुछ चीज़ों को कवर करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए बात करते हैं। हमारे देश में तो जानते ही हैं कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जो सरकार होती है उस सरकार के 3 अंग होते हैं। एक है व्यवस्थापिका, ठीक है, दूसरी है कार्यपालिका, और तीसरी है न्यायपालिका। ये लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग होते हैं। और तीनों अंग के लोकतांत्रिक सरकार में जो तीनों अंग है, इन तीनों अंगों के कार्य बटे हुए होते हैं। व्यवस्थापिका कहा जाता है जनता के द्वारा चुनी गई जो प्रतिनिधि होती है, वह प्रतिनिधि क्या करती है, जनता के लिए कानून का निर्माण करती है। तो जनता के द्वारा चुनी गई प्रतिनिधियों से जो सभा बनती है उसको व्यवस्थापिका सभा कहा जाता है। ठीक है। तो व्यवस्थापिका सभा का जो इसका कार्य है, इसका कार्य है कानून बनाना। कानून बनाना जनता के आवश्यकताओं के अनुरूप व्यवस्थापिका सभा क्या करती है, कानून बनाती है। और व्यवस्थापिका के लिए हमारे संविधान में जिस शब्द का प्रयोग किया गया है इसको कहा जाता है विधायिका। विधायिका पॉलिटिकल साइंस की भाषा में कानून बनाने वाली संस्था को व्यवस्थापिका सभा कहते हैं, लेकिन हमारे संविधान में इसके लिए जिस शब्द का प्रयोग किया गया है उसका नाम है विधायिका। तो विधायिका का क्या कार्य है, कानून का निर्माण करना। ठीक है। अब सरकार का जो दूसरा अंग है वह कार्यपालिका, और कार्यपालिका का क्या काम है कि यह विधायिका के द्वारा बनाई गई कानून के अनुसार शासन करता है। तो इसका कार्य क्या है, कार्यपालिका का काम है कानून को लागू करना। कानून को लागू करना, किस कानून को लागू करना, तो जिस कानून को व्यवस्थापिका सभा ने बना दिया है उसी कानून को लागू करना कार्यपालिका का काम है। और कार्यपालिका जो बनती है जिसको हम लोग सरकार कहते हैं, उसका निर्माण विधायिका के द्वारा ही होता है। नहीं, इसको समझेंगे आगे। उसके बाद लोकतांत्रिक सरकार का जो तीसरा अंग है वह न्यायपालिका है, और न्यायपालिका क्या करती है, कार्यपालिका ने जिस कानून को लागू कर दिया है उसी कानून के अनुसार वैसे लोगों के साथ न्याय करती है जो कानून तोड़ते हैं। तो इसका काम है, यानी इसका जो कार्य है वह है कानून के अनुसार न्याय करना।
कानून के अनुसार न्याय करना। ठीक है। तो हमारे यहाँ जो सरकार है वह संघ सरकार है हमारे भारत में, और संघ सरकार में पूरे देश के लिए जो सरकार काम करती है उसको केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट कहा जाता है, और राज्य स्तर पर जो सरकार काम करती है वह स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार कहलाती है। यह केवल हमारे देश में ही नहीं है, अमेरिका में भी ऐसा है। अमेरिका में भी संघ सरकार है, वहाँ भी सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती है और राज्य स्तर पर राज्य सरकार काम करती है। तो भारत में दोनों प्रकार की सरकार के 3 अंग होते हैं। केंद्र सरकार के भी 3 अंग हैं और राज्य सरकार के भी 3 अंग हैं। अब हम लोग इसके आगे क्या करेंगे, यह देखने का प्रयास करेंगे कि भारत में जो केंद्र सरकार है उसकी व्यवस्थापिका सभा क्या कहलाती है, कितने सदस्य होते हैं उसमें, कार्यपालिका सभा क्या कहलाती है और न्यायपालिका सभा क्या कहलाती है। आप लोगों की सुविधा के लिए मैंने क्या किया है, कुछ चीज़ों को लिख के लाया है ताकि ज़्यादा समय समाप्त ना हो। ये देख रहे होंगे केंद्र सरकार, जिसको भारत सरकार भी कह सकते हैं, और राज्य सरकार को हम लोग खास करके यहाँ बिहार के संदर्भ में देखेंगे। नहीं तो आइए देखते हैं। सबसे पहले व्यवस्थापिका सभा को समझते हैं। तो लोकतांत्रिक सरकार में जो व्यवस्थापिका सभा होती है किसी भी देश में, व्यवस्थापिका सभा के 3 अंग ही होते हैं। हमारे देश में नहीं, जहाँ जहाँ भी लोकतांत्रिक सरकार है वहाँ व्यवस्थापिका सभा के 3 अंग होते हैं। सबसे पहला एक होता है अस्थाई सदन कहिए, या इसी को उच्च सदन भी कहा जाता है। यह सदन कभी भंग नहीं होता है। तो इस सदन के रूप में केंद्र सरकार में राज्यसभा काम करती है। और एक है अस्थाई सदन, जिसको निम्न सदन भी कहा जाता है। चूंकि यह भंग हो जाता है इसलिए इसको अस्थाई सदन कहा जाता है, और भारत में अस्थाई सदन के रूप में लोकसभा काम करती है। ठीक है। उसके बाद देश का एक संवैधानिक प्रधान होता है, और उस प्रधान के रूप में भी केंद्र सरकार में खास करके जो व्यक्ति काम करता है, जिसका निर्वाचन होता है, उसको कहा जाता है राष्ट्रपति। ये हमारे देश का संवैधानिक प्रधान होता है केंद्र स्तर पर। और राज्य स्तर पर जो देश का राज्य का संवैधानिक प्रधान होता है उसको कहा जाता है राज्यपाल। ठीक है। केंद्र के लिए जब कानून का निर्माण होता है तो ये तीनों अंग, ठीक है, तीनों अंग मिलके क्या करते हैं, कानून का निर्माण करते हैं। केंद्र सरकार जब कानून का निर्माण करती है, खास करके 7वीं अनुसूची में जिन 3 विषयों की चर्चा की गई है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, तो उस समय ये तीनों अंग मिलकर क्या करते हैं, कानून बनाते हैं। केंद्र सरकार की जो व्यवस्थापिका सभा है उसके लिए हमारे संविधान में जिस शब्द का प्रयोग किया गया है उसको संसद कहते हैं, और इस संसद के 3 अंग है। सबसे पहला अंग है राज्यसभा। यह एक अस्थाई सदन है जो कभी भंग नहीं होता है, लेकिन प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य क्या करते हैं, अपना त्यागपत्र दे देते हैं। और जो लोग अपना त्यागपत्र दे देते हैं तो प्रत्येक 2 वर्ष के बाद क्या होता है, उनके स्थान पर नए सदस्य निर्वाचित होते हैं। नहीं, राज्यसभा में कुल सदस्यों की बात मैं करूं तो वर्तमान में राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या 250 है, और इन 250 सदस्यों में 238 सदस्य निर्वाचित होते हैं। ठीक है, 238 सदस्य निर्वाचित होते हैं और 12 सदस्य मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। अगर बिहार की बात करें तो बिहार से राज्यसभा में 16 सदस्य चुनकर जाते हैं। ठीक है। राज्यसभा का प्रत्येक सदस्य, यानी राज्यसभा हम लोग जानते हैं यह एक अस्थाई सदन है जो कभी भंग नहीं होता है, लेकिन इसके एक सदस्य का जो कार्यकाल होता है, यानी प्रत्येक सदस्य
का कार्यकाल। काल होता है 6 वर्ष का, ठीक है। लेकिन इसमें चुनाव प्रत्येक 2 वर्ष के बाद ही होते हैं, क्योंकि प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य राज्यसभा का क्या करते हैं, इस्तीफा देते हैं। भारत में सबसे पहले राज्यसभा की स्थापना हुई थी 1952 ईस्वी में, नहीं। और राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वह भारत का उपराष्ट्रपति होता है। भारत के राज्यसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो बहुत ही प्रसिद्ध राष्ट्रपति भी हुए भारत के, बाद में जाके। पहले तो उपराष्ट्रपति थे, बाद में राष्ट्रपति बने। उनका नाम था स्वर्णपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है, जिनके नाम पर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है। और वर्तमान में राज्यसभा के जो सभापति हैं, जिसको भारत का उपराष्ट्रपति भी हम लोग कहते हैं, वो है श्री जगदीप धनखड़, जो उपराष्ट्रपति बनने से पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। तो चलिए, राज्यसभा को समझने के बाद आइए अब हम लोग लोकसभा को समझते हैं। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव भारत का हर वह नागरिक करता है जिसका उम्र 18 वर्ष या इससे अधिक होता है, मतदान के जरिए, ठीक है। तो लोकसभा में संविधान में वर्तमान में लिखा है कि कुल सदस्यों की संख्या 552 होगी, लेकिन 552 वर्तमान में कुल सदस्यों की संख्या नहीं है। वर्तमान की बात करेंगे तो वर्तमान में 543 सदस्य लोकसभा में है। और इन 543 सदस्यों में 543 नहीं, 545 सदस्य है। एक बार इसको देख लीजिएगा, 545 सदस्यों में से 543 सदस्यों का निर्वाचन होता है और 2 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, ठीक है। बिहार के संदर्भ में हम लोग बात करें तो लोकसभा के 40 सदस्यों को बिहार से चुना जाता है। और लोकसभा का जो कार्यकाल होता है, यदि लोकसभा भंग नहीं हो तो एक लोकसभा कम से कम 5 वर्ष तक काम करती है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने क्या किया, दोनों सदन को देखा, व्यवस्थापिका के दोनों सदन को, यानी संसद के दोनों सदन को देखा। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसको स्पीकर कहा जाता है। और भारत में जो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे उनका नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर, उन्हीं को लोग जीवी मावलंकर भी कहते हैं। और वर्तमान में जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं वो ओम बिरला जी हैं, ठीक है। तो लोकसभा को हम लोगों ने समझ लिया। उसके बाद व्यवस्थापिका का जो तीसरा अंग है वह संवैधानिक प्रधान भी है, राष्ट्रपति कहलाता है। और वर्तमान में जो भारत की राष्ट्रपति है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, वो तीसरे अंग के रूप में काम कर रही है व्यवस्थापिका की। राष्ट्रपति बनने से पहले वो राज्यपाल भी रह चुकी है, नहीं, प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति भी है, ठीक है। भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे, वो भी कहाँ के थे, बिहार के ही थे। तो ये कुछ विशेष बातें थी जिसको जानना जरूरी था। अब आइए आते हैं अपने राज्य के संदर्भ में, खास करके बिहार के संदर्भ में देखते हैं। बिहार में जो व्यवस्थापिका सभा है उसको विधानमंडल कहा जाता है। और इस विधानमंडल का जो प्रथम सदन है, जिसको अस्थाई सदन कहिए या उच्च सदन कहिए या द्वितीय सदन कहिए, ठीक है, उसको विधान परिषद कहा जाता है। और वर्तमान में विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 75 है। इन 75 सदस्यों में 12 सदस्य मनोनीत होते हैं राज्यपाल के द्वारा, ठीक है। और इसमें से माइनस कर लीजिए, 5 में से 2 घट गया तो 3, और 7 में से 1 घट गया तो 6, 63 सदस्यों का निर्वाचन होता है। ये स्थिति है विधान परिषद की। विधान परिषद का एक सभापति भी होता है। इसका जो अध्यक्ष होता है विधान परिषद का, इसको कहा जाता है सभापति, ठीक है। ये अस्थाई सदन है। जिस प्रकार से राज्यसभा
कि 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद अपना इस्तीफा दे देते हैं, उनके स्थान पर नए सदस्य चुन के आते हैं। ठीक इसी प्रकार से विधान परिषद में भी कुल सदस्यों का 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद अपना त्यागपत्र दे देते हैं और इनके स्थान पर नए सदस्य चुन के आते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ भी विधान परिषद के भी प्रत्येक सदस्य का जो कार्यकाल है, विधान परिषद के कार्यकाल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो अस्थाई सदन है, कभी भंग नहीं होता है, लेकिन इसमें जो काम करने वाले लोग हैं विधान परिषद के सदस्य, उनमें एक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ठीक है, अब आइए खास करके राज्य में जो अस्थाई सदन के रूप में काम करता है, जिसको निम्न सदन भी कहते हैं, प्रथम सदन भी कहते हैं और इसी को जनता का सदन भी कहते हैं। केंद्र सरकार में वह लोकसभा कहलाती है, लेकिन राज्य सरकार के अंतर्गत यह विधानसभा कहलाती है। बिहार विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या 243 है और इसका जो अध्यक्ष होता है, ठीक है, वह अध्यक्ष स्पीकर कहलाता है। ठीक है, स्पीकर। और इसका जो कार्यकाल होता है विधानसभा का कार्यकाल की यदि मैं बात करूं तो इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, यदि समय से पहले भंग ना हो तब। और राज्य के लिए जो संवैधानिक प्रधान है वह कहलाता है क्या? राज्यपाल कहलाता है। अब यहाँ तक समझने के बाद आइए कुछ और भी बातों को हम लोग जानते हैं। तो इससे पहले हम लोगों ने क्या किया था, अभी इससे पहले जाना था खास करके सरकार के अंगों के बारे में, और सरकार के अंग में तीनों अंगों को जानने के बाद हमने क्या किया, अभी व्यवस्थापिका को केंद्र स्तर पर भी देखा, राज्य स्तर पर भी व्यवस्थापिका को देखा। ठीक है, अब क्या करते हैं, कार्यपालिका की बात करते हैं। केंद्र स्तर पर भी कार्यपालिका को देखेंगे और राज्य स्तर पर भी। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ये कार्यपालिका, ठीक है। कार्यपालिका जो होती है लोकतांत्रिक सरकार में, उसके 2 अंग होते हैं। एक अस्थाई कार्यपालिका होता है और दूसरा होता है राजनीतिक कार्यपालिका। जहां जहां भी लोकतांत्रिक सरकार है वहां कार्यपालिका के यही 2 अंग होते हैं। केंद्र स्तर पर मैं बात करूं यानी भारत सरकार में जो अस्थाई कार्यपालिका है वह संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित किया जाता है। ठीक है, जिसको यूपीएससी भी कह सकते हैं, द्वारा चयनित अधिकारी। ये अस्थाई कार्यपालिका के रूप में कार्य करते हैं। लेकिन राज्य स्तर पर जब हम बात करें तो प्रत्येक राज्य का अपना राज्य स्तरीय लोक सेवा आयोग होता है। जैसे बिहार की बात करें तो बिहार में क्या होगा, बिहार लोक सेवा आयोग, नहीं, बिहार लोक सेवा आयोग, और इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, बीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा चयनित अधिकारी। ये क्या करता है, राज्य में अस्थाई कार्यपालिका के तहत काम करता है और केंद्र में अस्थाई कार्यपालिका के तहत काम करता है यूपीएससी द्वारा चयनित अधिकारी। यूपीएससी द्वारा चयनित अधिकारी राज्य स्तर पर भी काम करता है। ठीक है, राज्य स्तर पर दोनों मिल के काम करता है, या लिख सकते हैं यूपीएससी द्वारा चयनित अधिकारी। ठीक है, राजनीतिक कार्यपालिका की बात करें तो भारत में राजनीतिक कार्यपालिका 2 प्रकार का है, एक संवैधानिक प्रमुख, और संवैधानिक प्रमुख के बारे में इससे पहले हम लोगों ने बात किया था, वह कौन होता है, राष्ट्रपति होता है केंद्र स्तर पर। ठीक है, और राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है
तो राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? राष्ट्रपति का चुनाव करने के लिए जो मतदाता सूची बनाई जाती है उसमें राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, यानी इन तीनों संस्था राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, ये तीनों मिलके क्या करते हैं? राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। ठीक है। राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन कौन करते हैं? लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। यदि राष्ट्रपति के मैं कार्यकाल की बात करूं, कार्यकाल, तो यह होता है 5 वर्ष का। लेकिन इससे पहले भी राष्ट्रपति चाहे तो उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देके हट सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये संवैधानिक प्रधान हो गया केंद्र स्तर पर। राज्य स्तर पर यदि संवैधानिक प्रधान की बात करें तो वह होता है राज्यपाल, नहीं। और राज्यपाल, राज्य स्तर पर जो राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख के रूप में काम करता है, इसका चयन केंद्र में जो केंद्र सरकार काम करती है वह उसके सलाह से राष्ट्रपति करता है। और इसका भी जो कार्यकाल होता है, कार्यकाल, वह अधिकतम 5 वर्ष का ही होता है। लेकिन इससे पहले भी यदि राष्ट्रपति चाहे तो राज्यपाल को अपने पद से हटा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया संवैधानिक प्रधान। और सरकार के प्रमुख की बात मैं करूं तो केंद्र स्तर पर जो सरकार का प्रमुख है वह प्रधानमंत्री कहलाता है, प्रधानमंत्री। ठीक है, जिसका चुनाव संसद के सदस्य करते हैं, लोकसभा के सदस्य क्या करते हैं? प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं। और राज्य स्तर पर मैं बात करूं तो राज्य स्तर पर जो कार्यपालिका का खास करके सरकार का प्रमुख है वह मुख्यमंत्री कहलाता है, मुख्यमंत्री, नहीं। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। ठीक है, और उपराष्ट्रपति भी अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। प्रधानमंत्री क्या करता है? अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है, या मंत्रिमंडल के जितने भी सदस्य होते हैं वो सब क्या करते हैं? अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को ही देते हैं। तो प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल होता है, कार्यकाल, यह 5 वर्ष का होता है। एक कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। उसी प्रकार से मुख्यमंत्री का भी कार्यकाल नहीं 5 वर्ष का होता है। ठीक है, हालांकि जब केंद्र में किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं होता है तो इससे पहले भी प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देना पड़ता है, और यही स्थिति राज्य की भी होती है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या किया? कार्यपालिका को और व्यवस्थापिका को समझा, नहीं, राज्य स्तर पर भी और केंद्र स्तर पर भी। आइए आगे बात करते हैं। अब लोकतांत्रिक सरकार का जो तीसरा अंग होता है न्यायपालिका, इसका क्या काम है? तो व्यवस्थापिका ने जो कानून बना दिया उस कानून के अनुसार न्याय करना। ठीक है, तो भारत में जो न्यायपालिका है उसके लिए केंद्र स्तर पर जो संस्था काम करती है उसको कहा जाता है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय, नहीं, सर्वोच्च न्यायालय। और राज्य स्तर पर जो संस्था काम करती है उसको कहा जाता है उच्च न्यायालय। वर्तमान में पूरे भारत में 24 उच्च न्यायालय है, और कई उच्च न्यायालय ऐसे हैं जो 2 राज्यों के लिए भी काम करती है। सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो इसी को उच्चतम न्यायालय भी कहते हैं, इसी को सुप्रीम कोर्ट भी कहते हैं। और वर्तमान में यह कहाँ है? दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में है। और
उच्च न्यायालय, बिहार के उच्च न्यायालय की बात करें तो यह पटना में है और इसकी स्थापना हुई थी 1916 ईस्वी में। कई एग्जाम में इसको पूछा गया, 1916 ईस्वी में। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय का जो प्रधान होता है, इसको कहा जाता है मुख्य न्यायाधीश। क्या बोलते हैं? मुख्य न्यायाधीश। इसको सीजीआई भी कहा जाता है। और यहाँ भी जो प्रधान है उसको क्या कहेंगे? मुख्य न्यायाधीश। ठीक है। तो मुख्य न्यायाधीश को जो शपथ ग्रहण करवाता है केंद्र स्तर पर, वह राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति केंद्र में खास करके जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके मुख्य न्यायाधीश को शपथ ग्रहण करवाता है। और राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है, राष्ट्रपति जब चुना जाता है तो इसको शपथ ग्रहण करवाता है भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है। लेकिन राज्य स्तर पर जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उच्च न्यायालय के, उसको शपथ ग्रहण करवाता है राज्य का राज्यपाल। ठीक है। त्यागपत्र की बात करें तो प्रमुख यानी मुख्य न्यायाधीश जो होता है वह राष्ट्रपति को ही अपना त्यागपत्र देता है। ठीक है। और यहाँ जो मुख्य न्यायाधीश है राज्य स्तर पर, यह राज्यपाल को अपना त्यागपत्र देता है और राज्यपाल इसकी सूचना राष्ट्रपति को देता है। नहीं तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या किया, सरकार को खास करके केंद्र सरकार और राज्य सरकार से संबंधित कुछ विशेष बातों को जाना जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसके पास देता है? उपराष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। राज्यपाल बनने के लिए भी न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वह 25 वर्ष है। ठीक है। लोकसभा और विधानसभा सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वह 25 वर्ष है। लेकिन राज्यसभा और विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वह है 35 वर्ष। तो आज की क्लास क्या करते हैं, यहीं पर समाप्त करते हैं। इस वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है। और यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं तो इसके लिए भी कमेंट करें। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, अपने साथियों तक पहुंचाएं। नहीं और अब क्या चाहते हैं सरकार पर, किस प्रकार का वीडियो आप लोग को चाहिए, इसके लिए भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपने इतना समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।